गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो टोटल केस पे बेस्ड है। केस का चैप्टर अब डे बाय डे चलता रहेगा। कल क्लास में नहीं ले पाया, ठीक है, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, इस वजह से क्लास आप लोगों की कल नहीं चली। उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और नॉमिनेटिव केस में पढ़ा चुका हूँ, और नॉमिनेटिव केस के बाद आज ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इन सारे केसेस पे चर्चा होगी, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो, आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ये केस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप जाओगे, जिस चैप्टर का आप क्वेश्चन अगर टैकल करोगे, हर एक क्वेश्चन में केस का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर इनबिल्ट होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि केस का ये जो टॉपिक है बहुत कायदे से आप पढ़िए, नोट्स कायदे से बनाएं और एक एक चीज़ को कायदे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि केस के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पहले ही। केस का टाइप्स डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं ज़रा कि केस को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो केस को पढ़ने का सबसे पहला तरीका कि मैं दो केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। आज दो केस को डिस्कस करूँगा एक साथ। वो कौन कौन सा केस है? तो सबसे पहले अगर दो केस को डिस्कस करना है तो पहले मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, और दो भागों में डिवाइड करके मैं यहाँ पे पहला आपको लेके आता हूँ। कौन सा? तो पहला मैं लेके आता हूँ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो कर्ता कारक। क्या बोलना इसको? इसको बोलना कर्ता कारक। और दूसरा अगर आप पढ़ें तो दूसरा पढ़ते समय आपको आप जानना होगा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। आपके सामने दो पहलू है, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। पहली क्लास अगर जितने लोगों ने अटेंड किया होगा उसमें आपको बताया गया कि नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को डेटिव केस भी बोलते हैं। इसको अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे साथियों मैं लिख देता हूँ डेटिव केस। क्या लिख देता हूँ? डेटिव केस। डेटिव केस को भी क्या बोलते हैं? तो डेटिव केस भी क्या है? तो ये आपका कर्म कारक है। यानी आप उसको ऑब्जेक्टिव केस कहो या आप उसको डेटिव केस कहो, दोनों में क्या है? कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है जो मैं आपको बता चुका हूं इसके, लेकिन आज मैं फिर से बताऊंगा। मैं बार बार बताने की कोशिश करूंगा कि आप कहीं किसी एंगल से भूल न जाएं। दूसरा, अगर यहां पे दोस्तों नॉमिनेटिव केस है तो आप सबको पता है कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस को हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस को क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे कर्ता कारक। यहाँ पे बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है कि केस जो 7 प्रकार के होते हैं उस सातों टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और डिस्कस कर रहे हैं नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस को दो नामों से, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को डेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या है तो मैं आपको बारी बारी इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इतना होता है कि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? यह सब्जेक्ट का काम करता है। यह सब्जेक्ट का काम करता है। यह किसका काम करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यह सब्जेक्ट का काम करेगा। जहां पे रहेगा ये किसका काम करेगा? तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। और अगर इसके बारे में पूछा जाए तो यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यह काम किसका करेगा? यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और एक सब्जेक्ट का काम करेगा, दोनों में फ़र्क तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा।
कि ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव केस किसका काम करेगा, तो आप बताओगे कि ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी वो वर्ब के बाद आएगा, और नॉमिनेटिव केस वो सब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब वो वर्ब के पहले आएगा। इसकी पोजीशन भी आपको जाननी है कि इसका पोजीशन क्या है। ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट का काम तो करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और यहाँ पर इसकी संख्या भी कितनी होती है, 7 होती है। ये दोनों का जो नंबर होता है वो 7 होता है। अगर इसके ओ की बात करें और इसके सी की बात करें, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलना, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना होगा ओ सी, और इसका एन और इसका सी आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे एस सी। समझ गए? तो अब ज़रा मैं इसके नंबर को डिस्कस करता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं ये सब्जेक्टिव केस हो गया, और यहीं पे इसको आप बोल सकते हो एन सी। एन सी का मतलब नॉमिनेटिव केस, एस सी का मतलब सब्जेक्टिव केस। अगर मैं आपसे कहूँ कि एन सी, और यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये हो गया आपका ओ सी, यानी नॉमिनेटिव केस का नंबर 7 होता है, तो सातों कौन कौन से हैं? अगर ऑब्जेक्टिव केस का नंबर अगर 7 होता है तो वो सातों नंबर कौन कौन से हैं? ठीक है, वो सातों नंबर कौन कौन से हैं ये हमको जानना है। अगर यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे अगर आप बात कर लो यू वी, अगर आप यहाँ पे बात कर लो यू, अगर आप बात कर लो यहाँ पे ही, अगर आप बात कर लो सी, अगर आप बात कर लो इट, और यहाँ पे आप बात कर लो दे, ये कितने हो गए? तो ये आपके 7 नॉमिनेटिव केस हो गए। आपको ये इतना याद रखना होगा कि ये पूरे इंग्लिश ग्रामर में, ये पूरे इंग्लिश की ग्रामर में जब भी रहेंगे, जहाँ पे भी काम करेंगे, ये हमेशा सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? ये हमेशा सब्जेक्ट होंगे, लाइफ टाइम सब्जेक्ट होंगे। इस फॉर्म में कभी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आज तक न हुआ है न होगा, इसलिए आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कभी भी ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, ये ऑलवेज क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर ये कंफर्म हो गया तो मैं ज़रा अब आपको बताऊं कि यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म एच आई एम होता है। ठीक है, और यहाँ पे सी का लेंगे तो ये हर होता है, इट की बात करेंगे तो यहाँ पे इट होता है, और दे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? देम होता है। यानी टोटल मिला के ये 7 लोग हो गए। तो ये जहाँ पे काम करेंगे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, और ये जहाँ पे काम करेंगे वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं कि नंबर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो गया ना। अब ज़रा पढ़ने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊँ। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना, ये अच्छे स्टूडेंट्स की एक एबिलिटी होती है, और ये एबिलिटी हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे उसको आप लोग पहचानोगे? तो मैं ज़रा आप सबको बताऊं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मैं नंबरिंग भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमको एक एक चीज़ को क्या करना है, एक एक चीज़ को आप सबको एक्सप्लेन करके बताना है। अगर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो गया? 7। ये मैं नंबरिंग करके भी देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे यू हो गया तो यहाँ पर भी यू हो गया। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इट हो गया तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी इट हो गया। अब ज़रा 2 जगह मैंने सर्किल में 2 नॉमिनेटिव केस में 2 और ऑब्जेक्टिव केस में 2 प्रोनाउंस को मैंने सर्किल में किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्किल में क्यों किया गया है? इसलिए सर्किल में किया गया है, इसलिए सर्किल में किया है। अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मी है, इसका फॉर्म चेंज है। अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे अस है, इसका भी फॉर्म चेंज है। अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू ही है, इसका फॉर्म चेंज नहीं है। यानी पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 3 दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। अगर यहाँ पे ही की बात करेंगे तो यहाँ पे हिम है, यहाँ पे सी की बात करेंगे तो यहाँ पे हर है, यहाँ पे इट की बात करेंगे तो यहाँ पे इट है। यानी कि पोजीशन नंबर जो 6 है दोनों ही नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया? सेम हो गया। सेम हो गया ना। लेकिन यहाँ पे 7 में दे है तो यहाँ पे क्या है? डैम है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर हम पढ़ रहे हैं 7, उसमें 2 पोजीशन ऐसी है, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 6, जो नॉमिनेटिव केस में भी है और ऑब्जेक्टिव केस में भी है। अब आपको ये पता करने में दिक्कत होगी कि ये कब नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, कब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, आपको प्रॉब्लम होगी।
अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा आसान है। फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा आसान है। और वो तरीका क्या है, तो मैं ज़रा आपको एक एग्जाम्पल के एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आराम से देखिएगा। अगर दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ YOU और यहाँ पे लिख देता हूँ I और T, इट, ठीक है, ये दोनों हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिख देता हूँ? ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? वर्ब। अगर यू और इट का इस्तेमाल अगर बिफोर हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले होगा और अगर वर्ब के पहले होगा, इसका मतलब है कि ये दोनों किसका काम करेंगे? ये दोनों नॉमिनेटिव केस होंगे। याद रखें, आपको याद रखना होगा। अगर यहाँ पे यू और इट आ गया, अगर यू और इट है, यानी कि ये वाला यू और ये वाला इट, अगर इसका इस्तेमाल बिफोर हेल्पिंग वर्ब किया गया है, इसका मतलब है कि ये नॉमिनेटिव केस है। और वर्ब के पहले किया गया है, इसका मतलब क्या है? ये नॉमिनेटिव केस में है। ये कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकता है। और कैसे नहीं हो सकता है? तो इस वजह से नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ पे लिख दिया जाए यू आर, यहाँ पे आ गया वर्किंग और यहाँ पे आ गया HARD, हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड। अगर यहाँ पे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब के जो पहले आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। तो इसका ख्याल रखना है। दूसरा, अगर ये वर्ब के पहले आता है तो भी ये नॉमिनेटिव केस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू, उसके बाद आ गया राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो या आप एक पत्र लिखते हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये वर्ब हो गया, और वर्ब के पहले अगर आएगा तो ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के फॉर्म में किसका काम करेगा? ये नॉमिनेटिव केस का काम करेगा। समझ रहे हैं आप? तो यू और इट अगर आइडेंटिफाई करना हो, याद रखना इसका दो फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने पहला नॉमिनेटिव केस वाला यहाँ पे डिस्कस कर दिया, अभी ऑब्जेक्टिव केस वाला डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। लेकिन एक एक करके आराम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो बार बार फ्लक्चुएट करता है वो दूर हो जाए, फ्लक्चुएशन ना रहे, कन्फ्यूज़न ना रहे। ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले आएगा, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस होगा, और इसी के अगर बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जितने लोग इसको लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक एक चीज़ों को कायदे से लिखें, तब आपको समझ में आएगा कि एक दिन, हाँ, अब वही सारा जब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, तब आपको नोटिस करेंगे कि अरे यार हमने वहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें ज़िंदगी में करना, लेकिन कभी अपनी पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो कॉपी पेन जितने लोग लिख रहे हैं उसको नोट करें। मैं जितने लोग स्क्रीनशॉट, तो मैं कहता हूँ कि ना लो, स्क्रीनशॉट लेना यार सब बेकार है। कम से कम पढ़ रहे हो तो यूटिलाइज तो कर लो टाइम को। सबको टाइम मिल रहा है तो आपको उतना ही टाइम मिल रहा है, ठीक है। अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है, और इसको नोट करें। और एक और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है। लिखिए 5 से 7 सेकेंड, मैं फिर से वापस आता हूँ। जल्दी करेंगे। चलिए, उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगर लिख लिया होगा आप लोगों ने तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसको मिटाने के बाद मैं यहीं पे एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए VERB, वर्ब, क्या लिख दिया जाए यहाँ पे? वर्ब। अगर वर्ब के बाद अगर यहाँ पे आ गया आपका यू और यहाँ पे क्या आ गया? इट। अगर वर्ब के बाद इसकी पोजीशन होती है, याद रखिएगा, तो ये काम करेगा OC का। किसका काम करेगा? OC का। अगर इसकी पोजीशन हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद इनको नहीं रखा जा सकता है,
इसलिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बदल गया। यहाँ पे आएगा कि जब वर्ब के बाद इनकी पोजीशन आती है, जब वर्ब के बाद इनकी पोजीशन आती है, इसका मतलब है कि इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में रखेंगे, नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कैसे? तो ज़रा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे लिख दिया जाए यू और उसके बाद आ गया लाइक और उसके बाद क्या आ गया? इट। एक ही एग्जाम्पल के थ्रू मैं दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ, नॉमिनेटिव भी ऑब्जेक्टिव भी। अगर यहाँ पे वर्ब है, अगर यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के पहले आ गया, तो वर्ब के पहले आया तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किसका काम करेगा? एनसी का। और अगर यही वर्ब के बाद आता है, यही अगर वर्ब के बाद आएगा तो यह काम किसका करेगा? यह काम करेगा ओसी का। समझ रहे हो? वर्ब के पहले आ गया, यहाँ पे पूरा मैं लिख लेता हूँ। अगर वर्ब के पहले आ गया तो नॉमिनेटिव केस और वर्ब के बाद चला गया तो ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या हो गया कि इसी को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया इट, उसके बाद आ गया HURTS हर्ट्स और उसके बाद क्या आ गया? यू, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब के जो पहले आएगा, वर्ब के जो पहले आया वो कौन सा सब्जेक्ट हो गया? वो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के जो राइट में आ गया, वर्ब के जो राइट में आ गया वो क्या हो गया? वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे भी नहीं समझ में आया? मैं मानता हूं कि ऐसे भी हमको समझ में नहीं आया, फिर भी हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना है कि भाई हम कैसे समझ सकते हैं। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। और वो आसान क्या है? और वो आसान ये है कि अगर आपको देखना है कि वर्ब के लेफ्ट में आता है तो सब्जेक्ट हो गया और यही यू यहाँ पे आता है, यानी कि वर्ब के राइट में आता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा वर्ब के बाद होती है। तो यही है ना। इसकी स्पेलिंग में इसकी स्पेलिंग में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, नहीं है ना। अगर कोई फ़र्क नहीं है, इसका मतलब है कि ये वर्ब के पहले आ गया, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस हो गया और वर्ब के वही RHS में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही इट राइट में है, RHS में है तो आपके लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही इट यहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड में आ गया तो वही क्या हो गया? आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। तो पोजीशन मायने रखती है, पोजीशन मायने रखती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया तो ज़रा मैं नीचे वाला छोड़ देता हूँ, ऊपर वाला मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, बड़ा इजी है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक एक चीज़ बड़ा आसानी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम रह गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको फिर से आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊँगा। ठीक है, अब ज़रा देखें, दोनों का नंबर साथ साथ हो गया ना, तो जिस पे कन्फ्यूज़न था तीसरे और छठवें पे वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब ज़रा बाकी एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अगर बाकी एग्जाम्पल्स पे आते हैं तो यहाँ पे लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया ऑलवेज़, क्या आ गया? आई ऑलवेज़, उसके बाद आ गया लाइक, उसके बाद आ गया हर। आई ऑलवेज़ लाइक हर। ये बताओ यहाँ पे आई हो गया ना, तो आई यहाँ पे कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस। और वैसे भी लाइक वर्ब है ना, तो वर्ब के राइट हैंड में जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमको ये भी नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है कि ये नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब है कि ये पता नहीं क्या है, हमको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते हुए भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हम एक एग्जामिनी हैं एंड हमको एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है। इसका मतलब है कि कम से कम आई है तो यहाँ पे अगर सी रहता तब ना यहाँ पे हम सब्जेक्ट करते। हर आएगा तो हर तो लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, पोजीशन उसके लिए मायने नहीं रखती है, और जब भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो वर्ब के बाद आ गया वैसे भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले आ गया, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस हो गया। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से ऐसे ले लूँ, हर को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद आ गया HATES, सी हेट्स, और उसके बाद क्या आ गया? मी। सी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है। तो हेट्स क्या है? वर्ब है ना, तो वर्ब के जो पहले आएगा, वर्ब के पहले आ गया वो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, और वर्ब के जो राइट में आ गया वो आपके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। आई लेफ्ट में था तो आई रहा नॉमिनेटिव केस, वही आई जब राइट में चला गया तो क्या हो गया? मी हो गया। तो इसका फॉर्म चेंज हो गया ना। अगर हर था तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, हर को इधर लेके आ गए तो क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर है? एकदम आसान है, कोई इसमें
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे आ गया ही, उसके बाद आ गया LOVES लव्स, उसके बाद आ गया देम, ही लव्स देम। ये बताओ लव्स क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के अगर LHS में आता है, वैसे भी ही क्या होता है? ही नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है। और अगर देम की बात करोगे तो देम आपके किस फॉर्म में होता है? देम आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये बड़ा आसान है समझने के लिए। कन्फ्यूज़न केवल कहाँ था? तो कन्फ्यूज़न केवल यू और इट को लेके था, जो मैंने पोजीशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और कन्फ्यूज़न है, हमको और सीखना चाहिए, तो मैं फिर से बात करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लूँ, अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए THEY दे, उसके बाद आ गया CHEATED चीटेड, उसके बाद आ गया अस, दे चीटेड अस। अगर यहाँ पे चीटेड है इसका मतलब है कि ये वर्ब है, और अगर दे है इसका मतलब है कि ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? नॉमिनेटिव फॉर्म में है। और अगर वही यहाँ पे ये राइट में जाता है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है कि ये आपके और हमारे लिए क्या है? उसी है। अगर इसी फॉर्म को मैं चेंज कर दूं, अगर इसी फॉर्म को मैं चेंज कर दूं, अस को इधर लेके आते हैं तो क्या बनता है? वी के साथ हमने लगा दिया वेयर। चाहे छोड़ो पैसिव वॉइस क्या बनाना है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ। वी, चीटेड को वही मैंने रख दिया चीटेड, और दे उधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अब ज़रा देखो तो, चीटेड वही है ना, तो चीटेड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब के पहले अगर वी है तो ये आपका NC हो गया, और अगर वही इधर चला गया, वर्ब के राइट में आ गया, इसका मतलब आपके लिए क्या हो गया? वो OC हो गया। तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस का जो फंडा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन इसके लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। उम्मीद है कि आप लोगों ने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस को समझा होगा। यू और इट की जो पोजीशन है उसको भी आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। और अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि सर हमको ये दिक्कत है। व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोग थंबनेल पे देखते होंगे। किसी को प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं आता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके कैम स्कैनर से उसको करके और मेरे पे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको बताऊँगा। तो हर एक टॉपिक आप इजीली घर पे बैठ के आराम से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको अमन सर से बताइए, ठीक है। और वीडियो को मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें और लाइव ज़रूर आएँ। और वीडियो जब से शुरू होती है, क्लास जब से शुरू होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड करें, उसको कॉपी पे लिखें, तब जाके डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव केस के बारे में। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंग्लिश पढ़ते रहोगे तब तक पॉजिटिव केस आता रहेगा, हर एक क्वेश्चन में आता रहेगा। कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आप लोग आए, इतने देर तक हमको सुना, ठीक है, समझने की कोशिश की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर कर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।